हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर को। और इसके मैं 40 क्वेश्चन आपको आज कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक आदमी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा गति में 50% की वृद्धि करके वापस आता है। उसकी दोनों यात्राओं में औसत गति क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो पहली गति है वो क्या है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर्स। दूसरी स्पीड जो है वो क्या होगी, 40 प्लस कितना इसका, या फिर कहूँ मैं इसका आप परसेंटेज आपने पढ़ाई होगा अच्छे से, परसेंटेज कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 50% इंक्रीज की है। इसका मतलब ये हो गया कि पहली स्पीड थी उसका 150% हो गया। तो प्लस ना करके आप एक काम कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 150 से, और डिवाइड कर दीजिए 100 से। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, दैट इज स्पीड हो गई इस बार हमारी 60 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है ना। 60 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड से वापस आया, 40 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड से वो गया। तो कह रहा है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो जो एवरेज का फार्मूला होता है वो होता है 2x अपॉन एक्स प्लस वाई, वेयर एक्स इज द स्पीड। ठीक है, एक्स जो है वो हमारी स्पीड हो गई जिस स्पीड से वो गया था, और वाई जिस स्पीड से वो लौट कर आया है। तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, डेट इज 2 into 40 into 60 अपॉन 60 प्लस 40, डेट इज 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट। 48 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी एवरेज स्पीड होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहे हैं व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस इज। ठीक है ना, हमें इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। रियल पार्ट फाइंड आउट करने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लीजिए। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे आई कॉमन ले लूँ तो मैं क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा आई की पावर 4। ठीक है, कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स की होल पावर 4। ठीक, क्योंकि आई कॉमन लिया है, डेट इज आई की पावर 4 कॉमन आएगा। आई की पावर 4 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, और ये क्या बचा, इसको लिख सकता हूँ मैं ई की पावर माइनस का, ई की पावर माइनस का आई एक्स, और होल पावर 4 तो चल ही रही है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं क्या पाता हूं, e की पावर माइनस का आई फोर एक्स। अब e की पावर माइनस का आई फोर एक्स है, तो क्या आप इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो है इक्वल होता है किस चीज़ के, ये होता है कॉस 4x माइनस आई साइन 4x के इक्वल होता है, और ये इसके इक्वल होता है, डेट इज रियल पार्ट क्या हो गया, कॉस 4x। डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसमें आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या है, एक इंटीग्रेशन दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इंटीग्रेशन 0 to π/2, आई इज इक्वल टू मैं इसे कह देता हूँ। तो हमें गिवन है 0 to π/2, और क्या है, ऊपर गिवन है हमको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x प्लस 2 into dx इज इक्वल टू, हमको फाइंड आउट करना है क्या होगा। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा आइए देखते हैं। मैं यहाँ से एक काम करूँ, अगर मैं cos x को t एज्यूम कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, मिलेगा यहाँ से sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। ठीक है, और लिमिट्स क्या रहेंगी, लिमिट्स आपको पता ही है, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, क्या होंगी, ये हो जाएगी मेरी 1 to 0। और ऊपर क्या बचा मेरा, साइन एक्स को तो मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, वो हो जाएगा डी टी की जगह पे, कॉस एक्स की जगह टी पुट कर दूंगा, टी डी टी अपॉन में क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2। अब ये कन्वर्ट हो गया, इसी को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, इंटीग्रेशन 0 to 1 t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब नीचे वाले के मैं इसके फैक्टर कर दूंगा, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे वो आपको निकालने आने चाहिए, वो भी शॉर्टकट तरीके से। 2:1, 2 into 1 डेट इज 2, और 2 + 1 डेट इज 3, मतलब 2 और इसके 1 होंगे। ये वाला साइन प्लस का है, इसका मतलब ये है कि दोनों रूट जो है सेम साइन के होंगे, और ये प्लस का है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स हैं वो माइनस के होंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ इसके जो फैक्टर्स होंगे क्या, t+2 और t+1। ठीक है, और एक t तो ऊपर चल ही रहा है। अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करूं, या फिर आप इतना दिमाग लगाना ही नहीं है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, आप इसको सिंपल कर सकते हैं। कैसे, 1/t+1। ठीक है ना,
1 प्लस टी, या फिर आप एक काम कीजिए, जो इसमें बड़ा होता है उसको बाद में लिखते हैं माइनस के साथ में, और जो छोटा होता है उसको पहले लिख लिया करते हैं। इन दोनों में छोटा कौन होगा? छोटा होगा टी प्लस टू, क्योंकि जितनी बड़े अमाउंट से या जितने बड़े नंबर से आप किसी को डिवाइड करेंगे वो उतना ही कम आएगा। तो ये टी प्लस वन तो बड़ा हो गया, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ टी प्लस टू, और टी प्लस टू माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। ठीक है ना, हमें चाहिए था टी ऊपर इंटू डी टी। अब एक चीज आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ तो मुझे ऊपर एक नंबर मिलेगा, मुझे नंबर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इंटू टू। ठीक है, मैंने क्या किया? इंटू टू। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे? यही लौट के आ जाएगा। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए सिंपल ऐसे ही। या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो वो सब आपको करने की ज़रूरत है नहीं। इंटीग्रेट करते हैं तो क्या पाते हैं? तो हम ये पाएंगे टू लॉग टी प्लस टू माइनस लॉग टी प्लस वन, या मैं कह सकता हूँ इसको, और लिमिट्स तो हैं ही 0 to 1, कह सकता हूँ इसको लॉग टी प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन, और लिमिट्स क्या हैं? 0 to 1। अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा लॉग, वन पुट करता हूँ तो थ्री थ्री जा नाइन, दैट इज नाइन अपॉन वन प्लस वन दैट इज टू, माइनस लॉग ऑफ जीरो पुट करता हूँ मिलेगा टू, या मैं लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर, क्योंकि टू यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा वन, उसको लिखो या मत लिखो, टू का स्क्वायर दैट इज फोर। ठीक है ना, मुझे यहाँ से मिल जाएगा लॉग ऑफ नाइन अपॉन फोर। ठीक है ना, तो नाइन अपॉन फोर इंटू टू दैट इज, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ नाइन अपॉन एट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए इसमें आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस। ठीक है, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, डेट इज ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक रिलेशन और पता होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, वो क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? 0 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहले इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, 1 को ऐसे ही ओमेगा की पावर 6 भी 1 हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। ओमेगा की पावर 8, 8 को क्या करेंगे हम लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही ओमेगा की पावर 6 की जगह क्या हो जाएगा? 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा की पावर 7 की जगह सिंपल ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 7 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा, और 1 एज इट इज रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया हमारा डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट को क्या खोलना बड़ी बात है जी? नहीं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। कैसे? आइए देखते हैं। तो 1 को ऐसे ही रखा, इसका करूँगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस इस 1 को ऐसे ही रखा, इसका 1 माइनस ओमेगा क्यूब, ठीक है, और ये मेरा हो गया ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, क्या होगा? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा क्यूब, प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4। ठीक है, अब मैं देखता हूँ एक चीज़ यहाँ से, वो क्या कि इस -1 और इस +1 से कैंसिल आउट हो गए। इस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। ठीक है, तो हमें बचा क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और इस ओमेगा की पावर 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ सिंपल ओमेगा। ठीक है ना, अब आपको पता होगा यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की मैं वैल्यू निकालूँ तो किसके इक्वल आएगी? -1 के। मैंने क्या किया, इनमें से माइनस कॉमन लिया, तो मैं पाऊंगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 3। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। क्या साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन द रेडियस ऑफ इनसर्कल इज, हमसे स्मॉल आर की वैल्यू पूछी है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्मॉल आर जो होता है इक्वल होता है किसके? डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस, वेर एस क्या है? एस इज अ हाफ पैरामीटर। अब पैरामीटर कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। तो पैरामीटर होता है कि सम ऑफ साइड्स जो होता है हमारा पैरामीटर होता है। सम ऑफ साइड्स निकालते हैं, क्या आएगा?
तो देखते हैं 15 25 दैट इज 40 और 40 प्लस 20 दैट इज 60 और 60 का हाफ जो होगा कितना होगा 30। एस की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 30 हो गई। एस हो गया 30। ठीक है ना, क्योंकि एस जो है हाफ पेरीमीटर है। पेरीमीटर वैसे सम ऑफ साइड्स होता है और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ट्रायंगल के केस में हम इसको 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 2s इज इक्वल टू होगा हमारा 60 और s इज इक्वल टू 30। इतना क्लियर होने के बाद आइए देखते हैं एक और चीज, वो क्या, हमें निकालना है डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डेल्टा इक्वल होता है किस चीज के, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना, ये होता है हमारा डेल्टा का फॉर्मूला, दैट इज एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा आइए देखते हैं। तो डेल्टा किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस की 30 इंटू एस माइनस ए। 30 माइनस 15 दैट इज कितना आएगा 15 और 30 माइनस 20 दैट इज 10 और 30 माइनस 25 दैट इज 5। दैट इज एक चीज देखिए आप 5 3 जा 15, तो 15 इंटू 15 एक 15 बाहर आ जाएगा इंटू एक 10 यहाँ से मिलेगा दैट इज 10 बाहर आ जाएगा दैट इज 150 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा एरिया का। एरिया 150 है, ठीक है ना, और एस जो है 30 है। तो हम देखें आर की वैल्यू डेल्टा अपॉन एस दैट इज 150 अपॉन 30 दैट इज 3 5 जा। ठीक है, तो हमारा आर की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा इज 21.5 द वैल्यू ऑफ के विल बी। अब आपको ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी ग्रुप डाटा का। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम, तो उससे पहले ये पता होना चाहिए एक्चुअली फार्मूला क्या होता है मीन फाइंड आउट करने का। तो आइए बताता हूँ क्या फार्मूला है। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार इक्वल होता है किस चीज के, सिग्मा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या इसको आप कहीं पे लिखे हुए ऐसे भी देख लेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन। एन क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, या एफ या समेशन एफ की जगह पे। ओके, इतना आपने देख लिया, हमें करना है मल्टीप्लाई एफ और एक्स की। आइए देखते हैं क्या है। तो 21.5 जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, सिग्मा एफ एक्स फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, 5 इंटू 6 दैट इज 30 प्लस 15 इंटू 4 प्लस 25 इंटू 3 प्लस 35 इंटू के प्लस 90 अपॉन, अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएगा वो किसके इक्वल होगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13 प्लस 2 15 प्लस के 15 प्लस के, इतना हो गया। आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 21.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 प्लस के से, इधर क्या आएगा इक्वल होगा किस चीज़ के, 60 प्लस 30 90 90 प्लस 90 180 180 प्लस 7 हो गया हमारा कितना 255 प्लस 35 के। ठीक, अब मैं देखता हूँ क्या कि 35 माइनस 21.5 के की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी किस चीज़ के 21.5 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 255। यहाँ से मैं देखता हूँ मुझे मिलेगा कितना, ये हमें मिलेगा 13.5 के। ठीक है ना, ठीक, इक्वल होगा किस चीज़ के, इक्वल होगा 67.5। के इज इक्वल टू आएगा 67.5 अपॉन 13.5 दैट इज के की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी हमारी 5, दैट इज के इज इक्वल टू 5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कह रहे हैं एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 9 टाइम्स एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स दे रखा है, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो क्या है, वो ये है आप इसे क्यूब ओपन नहीं करना। क्यों, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 3abc के। अब यहाँ पर a क्या है, आप एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर a क्या है,
ए की जगह पर है यहाँ पर x माइनस वाई, बी की जगह पर है y माइनस जेड और सी की जगह पर है z माइनस एक्स। आप इनका सम कीजिए, 0 आएगा, डेट इज ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स के क्यूब, तो इनको रिप्लेस कर सकता हूँ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, लेकिन कितना, 3 टाइम्स। तो मुझे मिलेगा क्या, 3/9, डेट इज 1/3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए इसमें आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं अ बलून इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी वाई 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर हाफ मिनट अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम देम, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच ऑन द ग्राउंड इज। तो क्या है, एक बलून है, एक बलून में कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है, वो ऊपर जा रहा है। तो एक बलून है, उस बलून के अंदर एक पार्टिकल रखा हुआ है और बलून जो है ऊपर को जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कितना है, GY8। ठीक है, वो फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद, दैट इज 30 सेकेंड बाद या हाफ मिनट बाद, जो है उस पार्टिकल को उस बलून से फेंक दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि कितनी देर बाद जो पार्टिकल है वो धरती पर आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनामिक्स का है। अगर आपने ये पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसका डिटेल सोल्यूशन कराता हूँ। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसका एक रिलेशन फाइंड आउट करूंगा, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकें। तो मैं क्या करूँगा, लेट जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो पहला टाइम गिवन है हमको उसको मैं t1, और जो दूसरा टाइम हमें फाइंड आउट करना है, इन्होंने कहा है कि आफ्टर 30 सेकेंड। ठीक है, तो t1 जो है किसके इक्वल होगा, t1 हमारा इक्वल होगा किसके, 30 सेकेंड के। और मैं कह देता हूँ T2 जो टाइम है उसमें पार्टिकल बॉडी या पार्टिकल या जो बॉडी है वो जो है धरती पर आ पाएगी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पर GY8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन्होंने गिवन है। T1 कितना है, T1 30 सेकंड है। ओके, T2 हमें फाइंड आउट करना है, U क्या है, U 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बलून जो है वो अंदर ग्रेविटी मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है, डेट इज U जो है उसका 0 रहेगा। या फिर हम देखा जाए कि जो एक गैस का बलून होता है उसको किसी भी तरह की कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई, वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर दो मोशन हो रहे हैं, पहला क्या हो रहा है, पहला हो रहा है फॉर बलून। ठीक है, तो बलून के केस में जितने भी हमारे इक्वेशंस लगेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे लगेंगे ए वाले, या फिर सिंपल एक्सेलरेशन के केस के। डेट इज क्या होगा, अगर मैं कह दूं कि 30 सेकेंड बाद जो है उस बलून की वेलोसिटी बी हो जाती है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की हेल्प से। ठीक है, यहाँ से मैं फाइंड आउट करता हूँ क्या, ए की वैल्यू है GY8 और टी की वैल्यू है 30, कह सकता हूँ मैं 15/4G जो है इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, यूनिट्स में नहीं लिख रहा, सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये हो गया V। अब हमें फाइंड आउट करना है 30 सेकेंड बाद, अब बलून उड़ रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज किसी न किसी हाइट पर तो पहुंच ही गया होगा, तो मुझे 30 सेकेंड बाद उसकी हाइट भी फाइंड आउट करनी है। तो लेट H इज द हाइट, तो H किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा UT। ठीक है ना, और प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये एक बलून के केस की बात कर रहे हैं, बलून के केस में हमको G नहीं लेना है, बलून के केस में हमको क्या लेना है, A ही लेके आना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया, किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा किस चीज़ के, आइए देखते हैं। यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यू की जगह सिंपल 0 प्लस हाफ, ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, इंटू GY8, और टी स्क्वायर की जगह 30 × 30। ठीक है ना, कह सकता हूँ मुझे क्या मिला, तो G/16 30 स्क्वायर, ये मुझे मिल गया H। अब आपको एक चीज़ यहाँ से पता ये होनी चाहिए कि आप जो फार्मूला है किसी भी पार्टिकल के लिए जो कि बलून के साथ उड़ रहा है उसके केस में क्या होता है। तो मैं अब बात करता हूँ सेकंड मोशन के बारे में, फॉर पार्टिकल या फिर बॉडी। अब बॉडी के केस में आप जी यूज करेंगे क्योंकि बॉडी में कोई ना कोई मास तो होगा ही।
तो बॉडी के लिए आप जी यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है कोई भी पार्टिकल अगर किसी बैलून के साथ अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उसके लिए एक इक्वेशन होता है उसकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए आफ्टर अ टाइम टी। तो क्या है, लेट आफ्टर टाइम टी, ठीक है ना, आफ्टर टाइम t2 द बॉडी विल रीच टू द अर्थ। ठीक है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, एच इज इक्वल टू यू टी हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे आप चीज देख पा रहे होंगे मैंने माइनस नहीं लगाए हैं, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर पार्टिकल जो है, पार्टिकल एक ऐसे बैलून में रखा हुआ है जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे मैं साइन बना देता हूँ। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, माइनस एंड माइनस, ठीक है। और अगर यही पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अगर यही बलून डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता तब क्या होता है, एच इज इक्वल टू यू टी हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या होगा इस केस में, इस केस में होता ये है कि अभी ये माइनस के थे दोनों, अब ये जो है ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। माइनस एच, एच की वैल्यू हमने अभी निकाली, ये रही। तो माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, जी अपॉन 16 इंटू 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू, ऑलरेडी हमारा चलता हुआ आ रहा है। अब क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यू हम किसकी बात कर रहे हैं, यू बात कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल का या फिर बॉडी का जो यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा बी के, बलून का बी जो होगा पार्टिकल का यू हो जाएगा, बलून का बी पार्टिकल का यू हो जाएगा। डेट इज 15/4 जी इंटू टी की जगह 30 सेकेंड माइनस हाफ जी एज इट इज टी स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, ये T2 स्क्वायर है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर पार्टिकल के बारे में, तो पार्टिकल के लिए हमने टाइम T2 लिया है तो ये भी T2 आ जाएगा और ये भी T2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये हो जाएगा हमारा T2, ये 30 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा ये 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस जी इंटू 30 अपॉन 4 इज इक्वल टू 15 जी T2, और क्या बचा माइनस का G T2 स्क्वायर। या फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा G T2 स्क्वायर माइनस का 15 G T2 माइनस 225 G इज इक्वल टू 0। या कह सकता हूँ मैं यहाँ से T2 स्क्वायर माइनस का 15 T2 माइनस 225 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ से टी की दो वैल्यूज मिलेंगी, वो क्या रहेंगी, T2 जो इक्वल होगा किस चीज़ के होगा, T2 की वैल्यू दो निकल के आएंगी, एक तो निकल के आएगी क्या आपकी आएगी 15 और दूसरी निकल के आएगी माइनस का 7.5, ठीक है, सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि टाइम जो है माइनस में ले नहीं सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 सेकेंड। अब आप एग्जाम में इतना बड़ा तो नहीं कर पाएंगे, इतना काफ़ी हो गया सॉल्व करने के लिए कि एक बार आप बलून के लिए यूज़ करें और एक बार आप जो है पार्टिकल के लिए इक्वेशंस का यूज़ करें और उसको सिंप्लीफाई करें। तो इनका एक सीधा सीधा एक फार्मूला बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पे यू ए टी इन सब की वैल्यूज़ को पुट ना करूँ, ठीक है, ये T1 है ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पर T1 T2 ए की वैल्यूज को पुट ना करूँ तो मुझे एक यहाँ पर रिलेशन मिलता है। वो रिलेशन क्या है आइए बताता हूँ, कि जो अगर मैं T2 जो है मेरा T2 इक्वल होगा किस चीज़ के, T1/G, ठीक है, प्लस T2 जो है मेरा इक्वल होगा T1/G, ठीक है। अब क्या आएगा, अब आएगा मेरा F प्लस माइनस अंडर रूट F टाइम्स F प्लस G। अब ये F क्या है, F है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है,
और जी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, जी तो आप जानते होंगे जी क्या होता है। तो ये हमें फार्मूला से आप इसको विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए बताता हूँ मैं। T1 की वैल्यू क्या है 30 सेकेंड। ओके, T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, T1 की वैल्यू है आपकी 30 सेकेंड अपॉन जी एज इट इज। एफ की वैल्यू क्या है GY8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ GY8 ब्रैकेट में GY8 प्लस जी। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे जी जी जो है सबसे कॉमन आ सकता है, तो मुझे बचेगा क्या, ये बचेगा मेरा 30 ब्रैकेट में बचेगा क्या 1/8 प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये जी और ये जी सब कॉमन ले लूँगा, तो ये वाला जी, ये बचेगा मेरा 9/8 का स्क्वायर डेट इज 3/8, 3/8 कह सकता हूँ। मुझे मिला क्या 30 इंटू, एक बार प्लस करता हूँ तो मुझे मिलेगा कितना 1/2 डेट इज 15। ठीक है, और एक बार मुझे माइनस करना होगा तब मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 30 इंटू माइनस का 1/4 डेट इज माइनस का 7.5। कितना इजी था, एक 15 और एक 7.5 माइनस का निकल के आ गया। डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है, ये याद कर लेना है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, बस एक सिंपल फार्मूला, जब भी आप बलून का देखें तो आपको यही फार्मूला यूज कर लेना है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक लिमिट दे रखी है, हमें उस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट फाइंड आउट करते टाइम हमें वो चीज़ देखनी होती है जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है मैं आपको बताता हूँ किस तरह से देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 6/x+1 की होल पावर क्या होगी x+4। तो इसकी होल पावर क्या है x+4। इसको लिख सकता हूँ मैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x+6/x+1 की होल पावर 4 इंटू x+1 x+6/x+1 की होल पावर x। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं x यहाँ से कॉमन ले लूँ, एक x यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 1। तो इसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 की पावर इन्फिनिटी का केस, 1 की पावर इन्फिनिटी का केस ये हो गया। ठीक है, कैसे हो गया समझाता हूँ। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x कॉमन लिया 1+6/x/1+1/x की होल पावर 4 इंटू 1+6/x/1+1/x की होल पावर क्या हो जाएगा x। डेट इज, अब मैं इसमें अगर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा, ये फॉर्म हो गई मेरी फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो मैं लिखूंगा क्या लिमिट, इसको एलिमिनेट कर दूंगा, बचेगा क्या मेरे पास x+6 x+6/x+1 की होल पावर x। इसका है फॉर्म, आपको बताया 1 की पावर इन्फिनिटी। और 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है, एक तो ये है कि आप डायरेक्ट कर दीजिए e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f(x-1) इंटू gx। ये होता है फार्मूला इसको सॉल्व करने का, ये होता है फार्मूला इसको सॉल्व करने का। अब आपको पता होना चाहिए f(x) क्या है, gx क्या है। तो ये फॉर्म जब भी लिखी होती है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f(x) की होल पावर gx की फॉर्म में होती है 1 की पावर इन्फिनिटी के केस में। अब आप समझ चुके होंगे यहाँ पर f(x) क्या है और gx क्या है। ठीक है, तो e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f(x) x+6/x+1 इंटू gx को मैंने ऐसे ही लिख दिया। सॉल्व करता हूँ, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी क्या मिलेगा मुझे 5/x+1 और gx की जगह पे हम पुट करना है x। ठीक है, x में यहाँ से कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5/1+1/x। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देता हूँ e की पावर 5, डेट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या है, तो एक इंटीग्रेशन दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ईजी है। क्यों, अगर मैं यहाँ पे इसको 1 पुट कर दूँ, ये अभी अभी ई एम आर एस में भी अभी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसमें 1 पुट कर दूँ तो 1 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अपॉन में क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। लिमिट्स जो चल रही हैं चलती रहेंगी, और सॉल्व करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा, इसको इसके अपॉन में लिख दिया तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इनकी लिमिट चलती रहेंगी। सेक स्क्वायर एक्स की 10x माइनस, और इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स। लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है हमारी π/4 टू π/3। π/4 के लिए दोनों की वैल्यू बराबर होती है, इसका मतलब ये हो गया 0 हो जाएगा। देखना हमें कितना है π/3 में, 10 π/3 की वैल्यू होती है √3, और कॉट की होती है 1/√3, दैट इज 2/√3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, मैंने अपने वीडियोस में ऐसे कराया है शॉर्टकट तरीके से। किस तरह करते हैं आइए देखते हैं। यू को मैं थोड़ी देर के इस तरह से लिख सकता हूँ, यू इज इक्वल टू सिग्मा आई टाइम्स आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई। मुझे इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं इसको समेशन के साथ इस तरह से लिख सकता हूँ। अब आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करना आना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तब। कैसे करते हैं बताता हूँ मैं आपको। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर आई, दैट इज आई कैप डॉट आई कैप वेक्टर ए। ठीक है, समेशन चल रहा है, चलता रहेगा, माइनस इसकी इसकी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर आई या आई कैप वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट, और आई कैप बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसकी इसकी मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, तो ये कितनी बार आएगा, 1 1 1। समेशन 3 बार लगा होता है, समेशन का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें 3 बार आ रही हैं, एक बार आई के साथ में, एक बार जे के साथ में, एक बार के साथ में। तो समेशन में ओपन करूंगा तो क्या पाऊंगा, एक बार इसको सिंप्लीफाई और कर लेता हूँ, सिग्मा वेक्टर ए, ठीक है, माइनस माइनस इसको लिख सकता हूं मैं क्या, इसको लिख सकता हूं मैं ए वन आई कैप। ठीक है, कैसे, इसकी इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे सिंपल A1, और एक आई बाहर है तो A1 आई कैप। अब समेशन को ओपन कर दीजिए, समेशन ओपन करेंगे तो ये मिलेगा हमको 3 बार, और ये मिलेगा क्या, 3A माइनस A1 आई कैप माइनस A2 जे कैप माइनस A3 के कैप, और ये क्या है हमारा 3A माइनस वेक्टर ए दैट इज 2 वेक्टर ए, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस, इंपॉर्टेंट, यूनिट मॉडुलस, लेट जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें गिवन क्या है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, और मॉड जेड की वैल्यू 1 है। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या है। एंड आर्ग्यूमेंट इज थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज थीटा, इतना हमको गिवन है। उसके बाद हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर जेड इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये हो गया जेड इंटू जेड बार की वैल्यू 1 है। कह सकता हूँ जेड बार जो है इक्वल होगा 1/जेड के। इतनी बात आपको समझ में आ गई, फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आपको पता होना चाहिए मॉड जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अगर जेड की वैल्यू मैं एक्स प्लस आई वाई लेता हूँ तो मॉड जेड होगा मेरा, या फिर मॉड जेड का स्क्वायर जो है इक्वल होगा 1 के, और मॉड जेड भी 1 है। मॉड जेड अगर 1 है, मॉड जेड का स्क्वायर भी 1 होगा, और मॉड जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, और जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार एक्स माइनस आई वाई, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मॉड जेड का स्क्वायर लिखो आप, या लिखो जेड जेड बार, दोनों इक्वल होते हैं। अब ये इसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं जेड बार की वैल्यू 1/जेड। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं हमसे वैल्यू पूछी किसकी है। हमसे पूछी है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1+जेड अपॉन 1+जेड वार, इक्वल होगा किस चीज़ के, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1+जेड अपॉन जेड वार को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1/जेड से। ठीक है,
एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, पाऊंगा क्या, जेड टाइम्स 1+z/1+z। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डेट इज थीटा। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व करना ही नहीं था इसमें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द इलिप्स दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस आर। तो ठीक है ना, एक हमें हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है ऑन द इलिप्स जो कि पैरेलल है इस चीज के। ठीक, इसका मतलब ये हो गया m की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा जी, नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, यार m किसके इक्वल होगा, अरे इन्होंने कहा है इसके पैरेलल है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसका m जो है उसके m के इक्वल होगा, इसका m किसके इक्वल है, -2 के, तो इसका m इक्वल हो गया -2 के। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और c की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सी स्क्वायर जो है हमारा इक्वल होता है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन द केस ऑफ इलिप्स। और इस इलिप्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x² / 4 प्लस y² / 3 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हो गई a स्क्वायर की, ये वैल्यू हो गई b स्क्वायर की, इसकी वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, c² इज इक्वल टू a² 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 3, दैट इज c स्क्वायर की वैल्यू हो गई 19 और c की वैल्यू हो गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19। इक्वेशन हमारी इसके पैरेलल है तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, या फिर आप इसमें m और c की वैल्यूज को उठा के रख दीजिए तो हम पाएंगे क्या, y प्लस 2x इक्वल होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 के। 15 सेकेंड का ये क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ईजी है, आराम से कर सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। कह रहे हैं क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी कुछ भी उठा कर देख लीजिए कि यही पूछते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और क्या नहीं है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है रेंज नहीं होता है, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहे हैं साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू। ठीक है, हमसे इसकी वैल्यू पूछिए किसकी इक्वल होगी। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे, एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या है कि कॉस की वैल्यू 12/13 है, डेट इज ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा अगर इसको मैं थीटा कह देता हूँ। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स को मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 5/13। कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन आती है तब। अब साइन, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3/5 एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार लिख के दिखा दिया, माइनस 5/13 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, साइन इनवर्स 3/5 इंटू ये हो जाएगा हमारा कितना, 12/13 माइनस 5/13 इंटू 4/5। सॉल्व करते हैं इसको, क्या पाएंगे, हम पाएंगे साइन इनवर्स, एक चीज देखिए इसकी इसके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या पाएगा आपको 65, और 12 × 3 36 माइनस 5 × 4 20, दैट इज साइन इनवर्स 16/65 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है, कहते द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दैट इज पैराबोला है, द टेंजेंट एट विच मेक एन एंगल π/4 विद x एक्सिस इज। एक तरीका तो ये है कि आप सेटिस्फाई करा लीजिए, कोई भी ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर जाएगा, डायरेक्ट उसका आंसर होगा। लेकिन कभी कभार फंस जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम फंस गए कि बी और डी जो है दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आप जो है ऑप्शंस की हेल्प कम ही लिया कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये ऑप्शंस आपको धोखा दे जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कह रहे हैं कि जो टेंजेंट है वो π/4 एंगल फॉर्म कर रही है, किस चीज़ के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। इसका मतलब ये हो गया कि जो m है, m की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि m की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 10 π/4 के, इसकी वैल्यू 1 होती है।
एक तरीका तो ये है निकालने का, ठीक है। दूसरा क्या, अब इन्होंने कहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हमको कर्व गिवन है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या पाऊंगा 2/y1 इज इक्वल टू 1। y1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/2y, ठीक है। तो y1 क्या है, y1 की वैल्यू कहते हैं dy/dx, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू मिल गई मुझे 1/2। अब इसकी वैल्यू को उठा के कर्व में पुट कर दीजिए, कर्व ये रहा, तो मैं पाऊंगा x की वैल्यू कितनी है 1/4। तो मुझे ऑप्शन मिल जाएगा क्या 1/4, 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, क्या है आइए देखते हैं। कह रहे हैं अ सम बिकम डबल इन 5 years इन CI कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हेन विल इट बिकम 8 times एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है सेम, ठीक है। तो कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट पी है जो 5 साल में कितना दुगना हो जाता है, तो कह रहे हैं कि 8 सालों में, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि 8 गुना कितने सालों में हो जाएगा। इसका सिंपल फार्मूला होता है, आपको याद रखना है, n1 की पावर t2 इक्वल होगा n2 की पावर t1, ठीक है ना। t1 t2, एक चीज आप देख लीजिए, 1 2 2 1, ये आपको याद रखना है। और n1 कितना है, पहली बार में हो रहा है डबल, दैट इज 2 की पावर। t2 हमें फाइंड आउट करना है कितने सालों में पूछा है। n2 कितना है, इनको 8 गुना चाहिए, और t1 कितना था 5 सालों में हो गया था। 2 की पावर t2 दैट इज 2 की पावर 15, या t2 कह सकता हूँ मैं, कितना आएगा मेरा 15, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, क्या है कि साइन इनवर्स साइन 2y/3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट इसी में। क्यों, वो देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन दे रखा है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2y/3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अरे नहीं, आपको एक चीज़ पता भी तो होनी चाहिए कि साइन और साइन इनवर्स एक्स जो है उनके इंटरवल क्या होते हैं। तो ये इंटरवल लाई करता है किस चीज़ के, साइन लाई करता है π/2 और -π/2 के बीच में लाई करता है, दोनों ही इंक्लूडेड रहते हैं। ये रहता है साइन का इंटरवल। अभी इंटरवल है, इस इंटरवल में होगा तभी आप इसको कैंसिल आउट कर पाएंगे, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, साइन से साइन कैंसिल आउट, 2y/3, दैट इज इसको राइट आंसर दे देते हैं, जो ये गलत हो जाता है। तो हम करेंगे कैसे, तो आप इसको तब तक पाई में से सब्ट्रैक्ट कीजिए जिससे कि आप इनके बीच में आ ना जाए। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। मैंने कुछ किया जी नहीं, आप सॉल्व कीजिए, 3 - पाई डेट इज 2π/3, ये तो लौट के आ जाएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको लिखने का तरीका बदला, ठीक है। और साइन पाई माइनस π/3 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन इनवर्स, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, और पाई नो चेंज, डेट इज साइन π/3। अब आप देख लीजिए π/3 माइनस का π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है जी, बिल्कुल लाई करता है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब कह सकते हैं इसका आंसर π/3 है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, आइए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होना इसमें ये चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है। तो आप पाओगे कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो यही होगा जो नीचे वाला है, ठीक है। और अगर किसी फंक्शन के साथ उसका डिफरेंशिएशन उसके नीचे दे रखा है या उसके साथ में दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया आप उसका सिंपल स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो इक्वल होगा किस चीज़ के, इज इक्वल होगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स जैसी हैं 0 to 1 लगी हैं, लगी रहेंगी। अब एक बहुत पुराना तरीका है कि आप tan इनवर्स x को t एज्यूम कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि t एज्यूम किया, फिर 0 to π/4 जो लिमिट हो जाएंगी कन्वर्ट हो जाएंगी, और बचेगा क्या सिंपल t और dt। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक तरीका ये है, वरना आप डायरेक्ट कर लीजिए कि आपको दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये दे रखा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर/2 इसका आंसर हो जाएगा। डेट इज आप इसमें 0 to 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करते ही π/4 हो जाएगा, तो 1/2 π/4 का होल स्क्वायर इज द राइट आंसर। डेट इज कह सकता हूँ मैं π² ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, आइए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं द सम ऑफ द सीरीज दिस इज, हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो एक चीज आप देख पा रहे होंगे, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस आप करेंगे तो ना तो ये एपी हो पा रही है और ना ही ये जीपी हो पा रही है। तो ये है कौन सी सीरीज, ये सीरीज है मिसलेनियस सीरीज।
और मिसलेनियस सीरीज को सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही होगा। तो इसमें कुछ बन तो पा ही नहीं रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या, आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस सम को, 2 + 3/2 + 1 + 5/8 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अनंत श्रेणी का हमको एक सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे। अब मैं इसमें एक चीज़ देखता हूँ, 1/2 यहाँ पे भी मिल रहा है, कह सकता हूँ मैं इससे 1/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। ठीक है ना, इस तरह से। और पहला जो लिखा हुआ होता है उसको छोड़ के उसके आगे से लिखना शुरू करते हैं। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या पाएंगे, 1 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे, सब्ट्रैक्ट तो हम बाद में करेंगे, पहले इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक ठीक है ना, पहले इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये मिल जाएगा मुझे 3/4 प्लस ये मिल जाएगा मुझे 1/2 प्लस 5/16 प्लस एंड सो ऑन। अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया इसको, ठीक है, तो क्या मिलेगा, माइनस 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 एस माइनस SY2 डेट इज SY2 इक्वल होगा किस चीज़ के 2 टाइम्स, इक्वल होगा किस चीज़ के 2 प्लस, यही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया पहले वाला छोड़ देते हैं, उसके बाद से कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। 3/2 - 1 दैट इज 1/2 प्लस 1 - 3/4 डेट इज प्लस का 1/4 प्लस 5/8 में से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आप पाएंगे क्या, 1/8। ठीक है, प्लस सो ऑन। लिख सकता हूँ मैं इसको S/2 इज इक्वल टू 2 को लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1/2 एज इट इज प्लस 1/4 सेम रहेगा प्लस 1/8 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, SY2 इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ से हम जीपी यूज करेंगे। जीपी के इन्फिनिटी टर्म्स का जो सम होता है, अनंत पदों का सम, उसको क्या लिख सकते हैं, A/1 - R। ठीक है ना, ये होता है अनंत पदों का योग। तो लिख सकता हूँ 1 + 2 डेट इज 3, तो S की वैल्यू हो गई 2 × 3 डेट इज 6, डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और कैंडिडेट मोस्टली इसको समझ में नहीं पाता और छोड़ देता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 6 इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखते हैं। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे। सबसे पहले लिख लेते हैं जो गिवन है हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक और स्क्वायर रूट है 2 प्लस एक स्क्वायर रूट और है, तो इसको अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या पाऊंगा, 1 + cos 8 थीटा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक बार लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद जो है डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, एक स्क्वायर रूट और 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 2 × cos स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, अब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये वाला 2 और ये वाला 2 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और cos स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास 2 cos 4 थीटा ऊपर के जैसे। तो अब क्या बचेगा 2, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मिलेगा क्या, 2 cos 2 थीटा, दैट इज 2 cos थीटा। ये इसका राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही ईजी है, एक बार 2 यहाँ से चला गया 4, अब इसके साथ 4 2, अब इसके साथ एक जो था वो भी 2 कैंसिल आउट, दैट इज 2 cos थीटा। सिंपल है, ठीक है ना। आपको वैल्यूज पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्या है, कैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी फालिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड आर इन द रेशियो। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड आर इन द रेशियो। हमें वो रेशियो फाइंड आउट करना है, पहले दूसरे तीसरे सेकंड में जितनी भी उसने दूरी चली है या फिर जितना वो गिरा है उसकी रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। तो किसी भी सेकंड में चली गई दूरी या फिर गिरी हुई ऊंचाई जो है उसको लिख सकते हैं। उसका फार्मूला होता है क्या, h इज इक्वल टू यू, ठीक है, प्लस हाफ एफ, एफ की जगह पे g लिखेंगे क्योंकि g जो है अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, 2t - 1। ये होता है हमारा किसी पर्टिकुलर टी वे सेकेंड में चली गई दूरी को। ठीक है ना, टी वे सेकेंड में चली गई दूरी इस तरह से निकालते हैं।
तो इन्होंने कहा है कि H1 पहले सेकंड में, तो U प्लस हाफ, और ऊपर से गिर रहा है, जैसे ऊपर से गिरेगा तो U की वैल्यू 0, तो हाफ G, 2 की जगह 2 रहेगा, T की जगह 1, डेट इज 1 हो जाएगा, डेट इज मिल गया क्या, इसको 0 कर दो, तो H1 की वैल्यू हो गई Gy2। सिमिलरली H2 की वैल्यू क्या होगी, U तो 0 रहेगा, तो क्या रहेगा हमारा Gy2 इंटू 2 की जगह 2 2 जा 4 -1 दैट इज 3। ऐसे ही H3 हो जाएगा तीसरे सेकंड की, तो क्या लिखेंगे हम Gy2 एज इट इज, और इसकी जगह 3 2 जा 6 -1 दैट इज 5। अब हमें निकालना क्या है, H1 इज टू H2 इज टू H3 फाइंड आउट करना है। कह सकता हूँ 1:3:5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। कह रहे हैं द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज। हमें इसके नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे पहले इसके सोल्यूशंस क्या है वही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक चीज देखिए, ये साइन किस चीज का है, प्लस का, इसका मतलब दोनों रूट जो है मेरे सेम साइन के होंगे। ये किस चीज का है, माइनस का, इसका मतलब ये हो गया दोनों रूट मेरे पॉजिटिव होंगे। रूट्स क्या होंगे, 2 × 1, क्योंकि आप 2 और 1 के मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, और ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। तो x की वैल्यूज क्या मिली, x की वैल्यूज मिली मुझे 2, 1। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ मुझे मॉड ऑफ x की वैल्यूज ये मिली हैं, क्योंकि हमारा इक्वेशन x में नहीं है, हमारा इक्वेशन मॉड ऑफ x में है, तो मुझे मॉड ऑफ x की वैल्यू 2 और 1 मिली है। इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ x की वैल्यू 2 और 1 है, तो x की जो वैल्यूज हैं वो हो जाएंगी क्या, -2, 2, -1, 1। अब आप इसको काउंट कर लीजिए कितनी है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन इज 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ थीटा इज। हमें एंगल टी फाइंड आउट करना है अगर ये सब कुछ हमको गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको मालूम है एक सर्किल के अंदर एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया उसके आमने सामने के कोण जो है उसका सम जो है 180 होगा। ये 130 है तो ये 50 होगा। और आप देखेंगे एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है, कौन सा, पी क्यू टी, ठीक है ना, पी क्यू टी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होगा 180, दैट इज क्या हो गया 50 + 70, और 180 से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 180 - 120 डेट इज हमारा आंसर हो जाएगा कितना 60। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो मैंने इसके वीडियोस करा रखे हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने सारे वीडियो जो हैं कॉन्सेप्ट्स के बनाए हैं, क्वेश्चंस कम कराए हैं। मैं चाहता हूं पहले यूट्यूब पर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि एक्चुअली जो कैंडिडेट है उसको फ्री में कंटेंट तो अवेलेबल हो, प्रैक्टिस तो वो कहीं ना कहीं से कर ही लेगा। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करा रहा था, ठीक है। तो आज इसका पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली इफ द पॉइंट ए बी सी डी लाई ऑन अ प्लेन द वैल्यू ऑफ लेमडा इज। ठीक है, शब्दों का खेल है, समझिए उसको क्या है। कह रहे लाई इन अ प्लेन, दैट इज कोप्लेनर है। ये पॉइंट जो हैं कोप्लेनर हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, या ये वेक्टर्स इसे दे रखे हैं। मैं वेक्टर्स को कभी भी इस तरह से लिखता नहीं हूँ, मैं लिखने का तरीका मेरा अलग है। वो क्या है वो आप मेरे वीडियोज में देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अगर मेरे 4 पॉइंट्स ए बी सी डी कोप्लेनर होते हैं, ठीक है ना, कोप्लेनर अगर मेरे पॉइंट्स होते हैं तो ये इसमें एक कंडीशन होती है, वो आपको पता ही होगी। और कोप्लेनर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, ए बी ए सी ए डी, अगर इनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा 0 के, ठीक है ना। ये कह दीजिए जी नहीं, मोस्टली कैंडिडेट यही करते हैं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच हो जाएगा। आपको करना क्या है, ये हो जाएगा हमारा कोलिनियर के, ठीक है, ये हमारा कोलिनियर को प्रूव कर देगा। तो हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें करना है ए बी बी सी डी इज इक्वल टू 0। अब ये कोप्लिनर हो जाएंगे। और हमारे पॉइंट्स क्या क्या है, पहले आइए उनको देखते हैं। तो पॉइंट्स हैं हमारे, ए के पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो है हमारे 3 -2 -1। बी के पॉइंट्स जो हैं वो क्या है 2 3 -4
सी के पॉइंट जो हैं वो क्या है, वो हमारे गिवन है -1 1 और 2, और डी के पॉइंट जो हैं वो क्या है हमारे 4 5 एंड लैम्डा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी इनको इस तरह से लिखता ही नहीं IJK की फॉर्म में। मैं निकालूंगा यहाँ से ABBCCD की वैल्यूज़ क्या रहेंगी, आइए देखते हैं। तो दिस माइनस दिस दैट इज -1, दिस माइनस दिस दैट इज 5, 4 -4 प्लस का 1 दैट इज -3। ठीक है ना, एक तरीका ये हो गया। -1 -2 माइनस का 3, 1 -3 -2, 2 -4 दैट इज 6, ऐसे ही 4 -1 दैट इज 5, 5 -1 दैट इज 4 दैट इज लैम्डा -2। ठीक है, अब इनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, इनका डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी इक्वल टू 0 के। कह सकता हूँ मैं कि इसमें इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, ये मेरा AB को रिप्रेजेंट करेगा, ये BC को, और ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा CD को। और मैं CD को ये भी लिख सकता हूँ यहाँ से, इसकी वैल्यू 0 है, या कह सकता हूँ मैं इसकी वैल्यू भी 0 होगी, CD AB BC। क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका शॉर्टकट यही है, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है आप उसको हमेशा ही पहली रो बनाएं। मुझे वैल्यू लैम्डा की निकालनी है ना, वैसे ये तीसरी रो बन रही है, लेकिन इज इक्वल टू 0 है, इसलिए मैं इसको पहली रो बनाऊंगा। ऐसा करने से फ़ायदा ये रहेगा कि लैम्डा आपको सिंगल पोजीशन पे मिलेगा और आप इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ये आपको समझना होगा, ये ट्रिक्स होती हैं। अगर आप इसमें रखते, तीसरी रो बनाते, तो आपको लैम्डा कई जगहों पे मिलता। उसके बाद आपको लैम्डा की कैलकुलेशन अलग करनी होती, नंबर्स की कैलकुलेशन अलग करनी होती। उससे बचने के लिए मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है कि आप हमेशा ही यह किया कीजिए कि जो लैम्डा है या जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, उसको कोशिश कीजिए पहली रो में लेकर आएँ। ठीक है, अब इसको सिंपल कर लेते हैं। कैसे, 6 5 30 -3 इंटू 2 दैट इज 6 दैट इज 24, 5 इंटू 24 -4 टाइम्स क्या आएगा -6, और ये हो गया कितना 3 3 जा 9, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा। तो 6 और माइनस का 6 माइनस का 9 दैट इज माइनस का 15, और क्या बचा प्लस लैम्डा -2 टाइम्स। इसको देखते हैं क्या, प्लस का 2 और प्लस का 15 दैट इज 17 इज इक्वल टू 0। 17 लैम्डा माइनस का कितना 34 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5 4 जा हो गया 10। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे, 5 4 जा 20 दैट इज 0, 5 2 जा 10 दैट इज 12, और ये हो जाएगा कितना माइनस का 15 4 जा 60 माइनस का 180। तो 17 लैम्डा इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस का 180 प्लस का 34 डेट इज लैम्डा की वैल्यू हो गई कितनी माइनस का 146 अपॉन 17, डेट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इजी है, बहुत सारे लोग इसको इस चक्कर में करके फंस जाते हैं, उससे उसका आंसर ही नहीं आएगा। आपको करना ये है, और ट्रिक आपकी ये है कि आप इसको पहली रो बनाएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस आपको अगर समझ में आ जाए तो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्या है, हमें इसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका आपको पता ही होगा, सम इसका क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर का सम क्या होता है, सम आपको पता ही होना चाहिए। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और अपॉन में क्या है n क्यूब। ठीक है ना, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ से मुझे n कॉमन लूंगा तो मुझे n क्यूब मिल जाएगा, तो फाइनली मुझे बचेगा क्या 2/6 डेट इज 1/3। एक तरीके करने का ये है, बहुत ही घिसा पिटा तरीका है कि आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये ना केवल ये तो स्टैंडर्ड था तो आपने निकाल लिया, ठीक है, ये स्टैंडर्ड था तो आपको इसका फार्मूला पता है तो आपने सॉल्व कर लिया। अब अगर इसकी पावर 4 या 5 भी ऊपर लगी होती तो उसको कैसे करते, तो आपको उसका फार्मूला नहीं पता है। उस केस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सुनिए, फोकस कीजिए। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिख जाए कि जिसके अंश में या फिर न्यूमरेटर, उसके न्यूमरेटर में सम ऑफ सीरीज दिया हो, कोई सीरीज दी हो, तो आप एक काम कीजिए, उस सीरीज का एन टर्म जल्दी से उठाकर रख लीजिए। इसके अलावा कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। रिपीट करता हूँ, अगर आपके न्यूमरेटर में कोई भी एक सीरीज गिवन है तो आप एक काम कीजिए, उस सीरीज का एन टर्म फाइंड आउट करके जल्दी से ऊपर रख लीजिए, ठीक है।
अब n टर्म मिल गया और जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, दैट इज 3n²। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/3 इज द राइट आंसर। ये तब काम में आएगा जब आपको डायरेक्ट एन टर्म का सम नहीं मालूम होगा। जैसे यहाँ पर सम पता था तो आपने ऐसे सॉल्व कर लिया। जब आपको यहाँ पर 5 या 4 पावर्स दी होंगी तब आप क्या करोगे, तब आप इसकी हेल्प लिया करना, ठीक है ना। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1/3। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्या है आइए देखते हैं। कहें 3 नंबर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स 1 to 15, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कंसेक्यूटिव इज। ठीक है ना, मतलब 1 से लेकर 15 तक कुछ नंबर लिए गए हैं, उनके क्रमागत या लगातार होने की प्रायिकता हमसे पूछी है क्या है, और 3 को जोड़े बना कर लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं आइए देखते हैं। इन्होंने कहा है कि हमें जो नंबर्स चाहिए, एस में इन्होंने नंबर्स कहे हैं, तो हमें नंबर्स चाहिए कितने से, 1 से लेके 15 तक। कितने, 1 से लेकर 15 तक। डेटेड नंबर्स कितने होंगे हमारे पास, 15 नंबर होंगे। एन एस क्या होगा हमारे पास, उन्होंने कहा है कि नंबर्स के जोड़े बनाए हैं, 3 के बनाए हैं, तो टोटल केसेस ऐसे कितने हो जाएंगे आइए देखते हैं। 15C3 क्या आएगा हमारा, 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है, डिवाइड करते हैं 3, 5, 2, 7। क्या हो गया हमारा, इसको लिख सकते हैं हम 35 इंटू 13। ये हो गया एन एस, दैट इज टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, एन एस को रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस से। अब हमें क्या है, इवेंट चाहिए। हमें 3 के जोड़े बनाने हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है ना, बिटवीन 1 to 15। तो एन ई कितना होगा आइए देखते हैं। आपको एक तो ये मिल जाएगा 1 2 3, होगा जी नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा। दूसरा 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है ना, ऐसे ही 3 4 5, सिमिलरली 4 5 6 5 6 7 6 6 7 8 7 8 9 9 10 11। एक्चुअली एक रह गया यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ 8 9 10 और 9 10 11, और एक आएगा क्या 10 11 12, और क्या आएगा 11 12 13, और क्या आएंगे 12 13 14, एक लास्ट और आएगा 13 14 15। 3 के जोड़े इसके अलावा कोई और भी नहीं बन पाएंगे जिसमें नंबर्स जो हैं लगातार आए, कॉन्जिक्यूटिव। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बिटवीन 1 to 15 यही होंगे। काउंट कर लेते हैं, तो एन ई कितने हो गए हमारे पास, ये ई है, ठीक है ना। तो एन ई कितने हो गए, एन ई हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बिटवीन 1 to 15। तो क्या होगी एन ई अपॉन एन एस, दैट इज 13 अपॉन 35 इंटू 13, दैट इज कह सकता हूँ 1 अपॉन 35, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्सनली मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा, आप इस क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा कीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्या है, कहें द 3 पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर दिस आर कोलिनियर इफ ए इज इक्वल टू। ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर हैं, तो हमसे ए की वैल्यू पूछी है। दो तरीके होते हैं कोलिनियर से क्वेश्चन पूछने के, वो क्या है, एक में आपसे प्रूव करवाएगा कि कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। एक पे कोलिनियर दे देगा तो किसी भी अननोन या किसी भी वेरिएबल की आपसे वैल्यू पूछ लेगा, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू पूछी है। दोनों को करने का तरीका अलग है। अगर आपसे कहे कि पॉइंट जो है कोलिनियर हैं, तो आप डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब इसका एरिया या इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके इसकी वैल्यू 0 के इक्वल कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपसे किसी अननोन की वैल्यू पूछी जाए, तब आप एक काम किया कीजिए, 3D का इस्तेमाल कीजिए। 3D में जैसे ही आपको DRs फाइंड आउट किया करते थे, वैसे ही आप इनके DRs फाइंड आउट करके उनको एक दूसरे के अपॉन में रखकर कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो कोलिनियर हैं, ठीक है ना।
कोलिन का मतलब समझते हैं एक ही लाइन में ए बी इज इक्वल टू समटाइम्स सी डी, या फिर ऐसे ही करके हम कर सकते हैं इसको। अगर मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह दूँ, इसको सी कह दूँ, तो ए बी बी सी सी ए या ए सी जो है एक ही लाइन में है, बस इसमें कुछ मल्टीप्लाई है कि छोटा है कोई बड़ा है, तो उसको कहते हैं हम कोलिनियर। ठीक है, आइए इसको करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ पॉइंट्स क्या हैं, ए बी सी। आपको पता होगा आई जे के लिए लिखता नहीं, 63 40 -8 ए और माइनस का 52। ठीक है, इनसे मैं दो वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा, वो किसके इक्वल होंगी, दिस माइनस दिस दैट इज माइनस का 20, दिस माइनस दिस दैट इज माइनस का 11, दिस माइनस दिस दैट इज ए माइनस 40, और दिस माइनस दिस दैट इज माइनस का 44। ठीक है, ये आपको मिल गया, ए किसके इक्वल है, ए बी के, और इक्वल है किस चीज के, बी सी के। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसमें इस तरह से और इक्वल कर देना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है ऐसा करने से। मुझे मिलेगा क्या, माइनस का 20 अपॉन ए माइनस 40 इज इक्वल टू 11 4 जा, ठीक है ना, 1/4 इम्प्लाइज दैट ए माइनस 40 जो है इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, माइनस के 4 2 जा 8 दैट इज 80 के। यहाँ से ए की वैल्यू मुझे मिलेगी क्या रहेगी, माइनस का 80 प्लस का 40 दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस का 40। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आपको कोई भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं करना है, आपको सिंपल डी आर्स का इस्तेमाल करना है। कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको विद इन 20 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं डी आर्स की हेल्प से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्या है, कह रहे हैं इफ द मीन ऑफ डाटा दिस 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 देन द व्हाट इज द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। ओके, एक हमें टोटल का मीन दे रखा है और हमसे कहा है कि लास्ट के 3 टर्म्स का आपको मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले इनको क्या करते हैं, इसका मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि 11 ऑलरेडी गिवन है, तो 11 किसके इक्वल होगा, सम ऑफ, सबसे पहले काउंट करते हैं कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर काउंट कर लीजिए, आएगा 5x प्लस, इनको ऐड कीजिए तो क्या पाएंगे, 4 + 2 6 6 6 12 12 + 8 दैट इज 20। ठीक है, अब क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 11 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 या x इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, हमसे पूछा है लास्ट 3 टर्म्स का मीन। ओके, तो लास्ट 3 टर्म्स कौन से हैं, x + 6 x + 8 और x + 4। इसको ऐड करता हूँ तो मैं क्या पाऊंगा, 3x + 8 + 6 कितना होगा, 8 + 6 होता है हमारा 14, और 14 + 4 दैट इज 18/3। ठीक, और x की वैल्यू आपको पता ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, x + 6 और 7 + 6 दैट इज 13, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिमिलरली अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्या है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है कि अंडर रूट ऑफ आई की वैल्यू क्या होती है और अंडर रूट ऑफ माइनस आई की वैल्यू क्या होती है। दोनों ही वैल्यूज डायरेक्ट भी पूछी गई हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं। तो अंडर रूट आई की वैल्यू होती है क्या, 1 + i अपॉन अंडर रूट 2। इसकी होती है 1 - i अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है ना, वही वैल्यूज यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट आई की पावर 8 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस आई की पावर 8। लिख सकता हूँ आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 4 दैट इज 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्या है, तो बेमतलब में बच्चों को फंसाने के लिए इन्होंने दे रखा है कि e की पावर log x प्लस सी। बच्चा क्या करेगा, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि कुछ सोच ही नहीं पाएगा, इसको कहीं ना कहीं से सॉल्व करना शुरू कर देगा। अरे कुछ नहीं है, e की पावर log x दिया है आपको फंसाने के लिए। इसका मतलब ये हो गया, आपको दिया हुआ है लिमिट 1 to 3 x + 1 dx। कितना ईजी है ना, x² + x 1 to 3 अप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, 9/2 + 3 माइनस 1/2 माइनस, ठीक है ना, 1/2 + 1। सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा आपको, 3 2 6 + 9 दैट इज 15/2, 15/2 माइनस का 3/2 दैट इज 12/2 दैट इज 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितना स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय दिस कार इन ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी। स्पीड्स का रेशियो ये गिवन है, हमसे कहा है कि 100 किलोमीटर तय करने में या ट्रैवल करने में उनको कितना टाइम लगेगा, उन टाइम्स का रेशियो बताइए। तो एक चीज आपको पता है कि क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस सबके लिए कॉमन है, दैट इज स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, या कह सकता हूं कि टाइम जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/स्पीड के। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि T1:T2:T3 जो है इक्वल होगा किसी के 1/S1:1/S2:1/S3। ठीक है, कह सकता हूं कि 1/2, 1/3, 1/4। इसका 12 जो है एलसीएम आएगा, 2, 3, 6 का एलसीएम 12 आएगा। 12 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आप पाएंगे क्या, कि आप पाएंगे 6:4:3। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्या है, कह रहे हैं इन द इक्वेशन cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। आप ये मत सोचना कि मैं इसको 10 में पहले कन्वर्ट करूं, उसके बाद जो है इसको फार्मूला लगा के सॉल्व करूं। इतना आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, दैट इज 2 tan इनवर्स ए माइनस 2 tan इनवर्स बी। तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी किसके इक्वल होगा? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी कंपेयर कर लीजिए, इक्वल है 2 tan इनवर्स एक्स के। तो यहाँ से एक्स जो है इक्वल हो जाएगा किसी इसके ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्या है, करें कॉटेक्स अपॉन लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स का हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी है। आप क्या कीजिए, आप इसको टी एज्यूम कर लीजिए, बात खत्म हो जाती है। कैसे? अगर टी इज इक्वल टू हम कहते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो मैं पाऊंगा क्या, 1/साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या कह दूं मैं यहाँ से कि कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू जो है डी टी के इक्वल है। तो क्वेश्चन क्या बच्चा हमारा, हमारा बच्चा 1/t डी टी, या फिर कह सकता हूँ log t प्लस सी, और t को रिप्लेस कर दीजिए, क्या पाएंगे, log ऑफ log साइन x प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। 36 क्या है, ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है, हमसे ए बी की वैल्यू पूछिए। ठीक है, दिस इंटू दिस 2 प्लस दिस इंटू दिस -2 दैट इज 0। ओके, दिस इंटू दिस -2, दिस इंटू दिस प्लस का 2 0, दिस इंटू दिस 6 माइनस का 2 इंटू 3 दैट इज -6 0, माइनस का 6 प्लस का 6 0, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। क्या है कि इन द फिगर एंगल ए इज इक्वल टू, ये फिगर हमें दे रखा है तो हमसे एंगल ए के बारे में पूछा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो आपको एक पता होना चाहिए कि जब भी किसी वृत्त में कोई चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ होता है, कोई भी चतुर्भुज है, इसका मतलब ये है उसके आमने सामने के कोणों का योग जो है 180 के इक्वल होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, मतलब क्या हो गया, 3x प्लस वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 180। यहाँ कह सकता हूँ मैं 3x प्लस वाई की जो वैल्यू है इक्वल होगी किस चीज़ की, 180 माइनस 21 डेट इज किसके इक्वल हो जाएगा, 159 की। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली b प्लस डी इज इक्वल टू 180, तो मैं क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा 2x प्लस 2y, इसको हम ऐड करेंगे तो पाएंगे क्या, माइनस का 6 इज इक्वल टू 180, या कह सकता हूँ x प्लस वाई की वैल्यू जो है किसके, 186/2, या कह सकता हूँ 9 और 3। ठीक है, इसके इक्वल होगी। साथ ही साथ हमें निकालना है एंगल ए, डेट इज हमें चाहिए y, हमें x एलिमिनेट करना होगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3x प्लस 3y इक्वल होगा किस चीज़ के, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 159। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पाएंगे क्या, 2y इज इक्वल टू 0 2 1
और y की वैल्यू यहाँ से हो गई कितनी 60। और हमसे पहले पूछी है ए की, एंगल ए है हमारा y प्लस 10 डेट इज 60 प्लस 10 डेट इज 70, डेट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, क्या है आइए देखते हैं। कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द वेक्टर्स दिस 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 आर कोप्लेनर। कोप्लेनर है इसका मतलब ये हो गया डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल होगी 0 के। ठीक है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया जब भी किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहले उसको रो 1 में लेके जाइए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तीसरा वेक्टर मेरा इसमें है, तो इसको मैं पहला बना लूँगा 3a5, क्योंकि आगे 0 लगा हुआ होता है, माइनस आते हैं, उसको रो को एक्सचेंज करने में माइनस आएंगे, तो माइनस आगे 0 लगा हुआ है तो वो माइनस में ऑपरेट हो जाएंगे, तो कोई भी फर्क पड़ता है नहीं। तो आगे 0 है इसका मतलब हम मन मुताबिक रोज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना किया। आप इसको ओपन कीजिए, क्या पाएंगे 3 टाइम्स 3 माइनस 2 डेट इज 1, माइनस 8 टाइम्स क्या पाएंगे माइनस का 6, माइनस का 1, माइनस का 7। ठीक है, प्लस 5 टाइम्स क्या पाएंगे 2 2 जब 4 माइनस 1 डेट इज 5 इज इक्वल टू 0। हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ से 7a प्लस 5 5 जा कितना होता है 5 5 होता है 25 और 3 दैट इज 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पाएंगे a की वैल्यू माइनस का 4, डेट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, क्या है कह रहे हैं इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज। ठीक है ना, हमें इसको सॉल्व करना है, हमें एक इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन से रूट फाइंड आउट करेंगे तो इनके स्क्वायर्स का सम हमको फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या है कि 1 1 1 4 20 माइनस का 2 5 2x 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, करना क्या है आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, कैसे 1 4 20 दिस माइनस दिस r2 माइनस r1 0 माइनस का 6। ठीक है 2 ठीक है, और दिस माइनस दिस दैट इज 15 माइनस का, और r3 माइनस r1 0 2x माइनस 4 और ये 5x स्क्वायर माइनस का 20 ये मिल जाएगा। ठीक है, इससे ये चला जाएगा, बचा क्या हमारे पास, एक चीज़ और देखते हैं हम कि हम इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा -3 से डिवाइड करने के बाद 2 और 5, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ x माइनस 2, यहाँ से मैं 5 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 और 5 से भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ इन दोनों को, तो मेरे पास बचेगा क्या 1 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। सॉल्व कीजिए, हम पाएंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि माइनस है डेट रूट्स जो हैं हमारे अपोजिट साइन के होंगे, और ये माइनस है इसका मतलब ये है कि बड़ा वाला जो है हमारा पॉजिटिव होगा। रूट्स कौन कौन से होंगे 2 और 1, क्योंकि इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये 1 मिल जाएगा। मैंने बोला माइनस है इसका मतलब रूट्स अल्टरनेट हैं, साइन जो है अल्टरनेट होंगे। ये माइनस का है इसका मतलब ये है कि बड़ा वाला रूट पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो हमें x1 मिल गया x2 मिल गया, हमसे पूछा है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डेट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5, डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में, कह रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर AD इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एंड ABC इज अ सेकेंड। ठीक है, इफ AB इज इक्वल टू 4 एंड BC इज इक्वल टू 5 देन द लेंथ ऑफ AD इज। AD हमारी एक टेंजेंट है और ये सेकंड दे रखी है हमको, और हमसे पूछा है कि AD की लेंथ क्या होगी। ये क्वेश्चन रिटायर हो चुका है तब भी TGT जैसे एग्जाम में दिया गया है, पता नहीं क्यों दिया है। आपको मालूम ही होगा कि इसकी जो स्क्वायर है AD स्क्वायर की, AD स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, AD स्क्वायर होगा AB। ठीक है ना, AB मतलब यहाँ से यहाँ तक का इनटू टोटल A से लेके यहाँ तक का, तो AC इंटू AB के इक्वल होता है। ठीक है, हमें इतनी गिवन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो AB की जगह तो मैं 4 लिख दूंगा, लिख दिया।
ठीक है, AC की जगह 4 + 5 दैट इज 9। तो AD की वैल्यू कितनी हो गई? AD की वैल्यू हो गई हमारी 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर से आगे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। आप देखते हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ एक क्राइटेरिया है जो कि हमें पूरा करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।